हेलो दोस्तों, सोशियोलॉजी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन के अंडर टी.एन. मदन का नॉन रिनाउंसिएशन के बारे में। हमें पहले जानना होगा कि ये नॉन रिनाउंसिएशन मेनली है क्या। ये नॉन रिनाउंसिएशन टी.एन. मदन का बुक का नाम है। उन्होंने इस नॉन रिनाउंसिएशन बुक में कश्मीरी पंडित को डिटेल में स्टडी किया था। उन्होंने इस बुक में हिंदू रिलीजियन का जो भी चीज़ें हैं, हिंदू कल्चर्स क्या है, हिंदू सोसाइटी क्या है, ये सारी चीज़ें उन्होंने डिटेल में डिस्क्राइब किया था। उन्होंने कश्मीरी पंडित के बीच में जाकर रहकर एथनोग्राफिक स्टडीज़ यानी कि फील्ड स्टडीज़ किया था और उनका जो डे टू डे लाइफ है इसको डिटेल में डिस्कस किया है इस बुक में। उन्होंने मेनली कश्मीरी पंडित का कौन सी चीज़ों को डिस्कस किया है, वही चीज़ें आज के क्लास में हम जानेंगे और ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं हम कौन सी चीज़ों को आज डिस्कस करने वाले हैं। पहले देखेंगे डोमेस्टिसिटी एंड डिटैचमेंट का कॉन्सेप्ट, फिर देखेंगे कश्मीरी पंडित्स का लाइफ में लाइफ साइकिल रिचुअल्स क्या होते हैं, यानी कि वो पूरी लाइफ कौन सी रिचुअल्स को मानते हैं या फिर पालन करते हैं बर्थ से लेकर डेथ तक। फिर देखेंगे एस्पिशियसनेस एंड प्योरिटी का कॉन्सेप्ट, यानी कि कौन सा चीज़ शुभ है, कौन सा चीज़ अच्छा है, और विशुद्धता का जो कॉन्सेप्ट है, कौन सा चीज़ प्योर है, कौन सा चीज़ इम्प्योर है, ये सारी चीज़ें भी देखेंगे। और फिर देखेंगे उनका लिविंग एंड डाइंग का कॉन्सेप्ट, वो लोग जीवित रहते हुए क्या कॉन्सेप्ट मानते हैं और अगर कोई इंसान मर गया तो उसको किस नज़रिए से देखते हैं। ये सारी चीज़ें आज के क्लास में हम देखेंगे। अगर आप मेरे क्लासेस में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। इस चैनल पे आपको सोशियोलॉजी रिलेटेड सारे वीडियोस मिलेंगे जो इग्नो के साथ साथ नेट, स्लेट, CUET, UPSC सारे एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे प्लेलिस्ट से आप लोग प्लेलिस्ट से स्टडी कर सकते हैं। आपको बहुत आसानी होगी चीज़ों को समझने में और ढूंढने में। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं कि ये जो नॉन रिनाउंसिएशन है, ये बुक है टी.एन. मदन का। इन्होंने 1987 में ये बुक लिखा था और इसका जो मेन पर्पस है ये है थीम्स एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदू कल्चर। हिंदू कल्चर का मेन थीम क्या होता है और हिंदू लोग हिंदू सोसाइटी में चीज़ों को किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, इसके बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पर मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जो नॉन रिनाउंसिएशन है इसका मेन मीनिंग क्या होता है। रिनाउंसिएशन यानी कि आत्मत्याग। जो भी ब्राह्मण्स होते हैं इंडिया हिंदू सोसाइटी में, जो भी लोग होते हैं वो सारे लोग चीज़ों को आत्मत्याग के हिसाब से ही सोचते हैं। लेकिन टी.एन. मदन में इस बुक में लिखा है कि जो भी चीज़ें हैं हम नॉन रिनाउंसिएशन के हिसाब से सोचते हैं, यानी कि सिर्फ आत्मत्याग के हिसाब से हिंदू सोसाइटी नहीं चलता है। हिंदू सोसाइटी में आत्मत्याग के अलावा भी बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको समझना पड़ता है। उन्होंने इस बुक में क्या क्या चीज़ें डिस्क्राइब किया है ये पहले देख लेते हैं। टी.एन. मदन ने नॉन रिनाउंसिएशन इस बुक में सिर्फ रिनाउंसिएशन के बारे में नहीं लिखा था कि रिनाउंसिएशन क्या होता है, लोग आत्मत्याग क्यों करते हैं। हम जब भी हिंदू सोसाइटी को स्टडी करते हैं, बहुत सारे जो थिंकर्स थे, सोशियोलॉजिस्ट थे, वो सारे चीज़ें समझने के लिए हिंदू सोसाइटी को रिनाउंसिएशन के हिसाब से सोचते थे कि रिनाउंसिएशन और प्यूरिटी ही हमारा हिंदू रिलीजियन का मेन कॉन्सेप्ट है। लेकिन टी.एन. मदन ने अपने इस स्टडी में बताया है कि सारे चीज़ों को हम इस हिसाब से नहीं सोच सकते। यहाँ पर जो आत्मत्याग का कॉन्सेप्ट है हिंदू सोसाइटी में, ये थोड़ा अलग है। ये आत्मत्याग नहीं होता है। ये क्यों आत्मत्याग नहीं होता है ये हम क्लास में डिटेल में देखेंगे। और उन्होंने कहा था कि जो हिंदूज़ का मेन पर्पस है लिविंग का, यानी कि जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है डोमेस्टिसिटी एंड एस्पिशियसनेस। डोमेस्टिसिटी यानी कि जो अपना गृहस्थ जीवन है वो, और एस्पिशियसनेस यानी कि शुभ चीज़ें, कौन सा चीज़ें अच्छी है, कौन सी चीज़ें, कौन सा ग्रह अच्छा है, कौन सा काम अच्छा है, इसके हिसाब से उनका पूरा लाइफ चलता है। इसलिए उनका ये नॉन रिनाउंसिएशन बुक बहुत ही वाइडली यूज्ड होता है, बहुत लोग इसको स्टडी करते हैं। ये एक आज भी एक बहुत एक अच्छा बुक है हिंदू सोसाइटी के बारे में।
उन्होंने कहा था कि जो हिंदू सोसाइटी है, इनका मेन फिलोसॉफी क्या है, इनका हिंदूज का मेन ट्रेडिशन, इनका एक सेंसिबल फिलोसॉफी ऑफ लाइफ है। ये फिलोसॉफी है ए कल्टिवेशन ऑफ मोरल सेंसिबिलिटी। उन्होंने कहा था कि जो हिंदू सोसाइटी है, हिंदू ट्रेडिशन है, ये एक कल्टिवेशन है मोरल सेंसिबिलिटी का, यानी कि मोरली खुद को हाई रखने का और किस तरीके से चीज़ों को करने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है। अब आते हैं हमारा जो बुक में जो सारे कॉन्सेप्ट लिखे हुए, अभी तक मैंने जो सारी चीज़ें बताई है ये आप लोगों को जानना था, लेकिन अब से जो स्टार्ट हो रहा है ये बुकिश नॉलेज है। बुक में किस तरीके से चीज़ों को डिस्क्राइब किया गया है। टी.एन. मदन ने जो अपना नॉन रिनाउंसिएशन बुक लिखा है ये एक एथनोग्राफिक स्टडीज़ के ऊपर बेस्ड है। ये मेनली जो कश्मीरी पंडित्स है उनका रिलीजियस जो पैटर्न है, उनका रहन सहन, वो लोग किस तरीके से जीवन यापन करते हैं, वो लोग किस तरीके से लाइफ को समझते हैं, ये सारे चीज़ों के ऊपर बेस्ड उनका ये काम है। उन्होंने ये जो काम था ये मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, मेनली 3 सोर्सेस से वो अपना ये जो बुक है वो लिखे हैं। 3 सोर्सेस क्या क्या है? पहला है उनका खुद का फील्ड वर्क। उन्होंने खुद जाकर कश्मीरी पंडित्स के बीच में जाकर रहकर जो सारी चीज़ें इकट्ठा किया है, जो सारे चीज़ें समझ सके, उसको उन्होंने पहला सोर्स है वही उनका खुद का फील्ड वर्क। दूसरा है लोगों का जो इम्पोर्टेंट रिटन एथनोग्राफिकल वर्क्स है, पहले वाला जो ब्राह्मण्स के लिए, पंडित्स के लिए जो पहले किया गया है काम, वो सारी चीज़ें। और आखिर में है कॉन्टेम्पररी वर्क्स ऑन फिक्शन डीलिंग विथ एंशियंट एंड रिसेंट टाइम्स, यानी कि आजकल का जो कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड है इसके ऊपर बेस करके बाकी लोगों ने किस तरीके का काम किया था। टी.एन. मदन का ये बुक हमको हेल्प करता है हिंदू सोसाइटी को समझने में। उन्होंने बहुत सारे बुक्स और नॉवेल्स का सहारा लिया था कि हिंदू सोसाइटी में किस तरीके के अलग अलग लोगों ने स्टडी किया है, उनको उन्होंने सोशियोलॉजिकली इंटरप्रेट किया था कि हम सोशियोलॉजिकली चीज़ों को किस तरीके से समझ सकते हैं। उन्होंने इस बुक पर लाइफ और डेथ में बहुत ज़्यादा फोकस किया था। कश्मीरी पंडित्स लाइफ और डेथ को बहुत ज़्यादा मानते हैं कि लाइफ अगर जीना हो किस तरीके से जीना होगा, अगर डेथ भी किसी को मिले तो किस तरीके का डेथ होना चाहिए, इसके ऊपर भी वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। यहाँ पर बहुत सारे रिलेशनशिप के बारे में भी बताया गया है। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन किस तरीके का होना चाहिए, फादर सन का रिलेशन किस तरीके का होना चाहिए, इनमें क्या इंटर रिलेशन है, ये सारे चीज़ें भी इन्होंने अपने इस बुक में बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया है। यहाँ पर जो भी हाउस होल्डर होता है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई भी हिंदू सोसाइटी में एक हाउस होल्डर अपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जो हिंदू रिलीजियन है, इस हिंदू रिलीजियन का प्रैक्टिसेस और कल्चर को इस बुक में डिस्क्राइब किया गया है। अब देखते हैं डोमेस्टिसिटी एंड डिटैचमेंट का कॉन्सेप्ट। डोमेस्टिसिटी यानी कि गृहस्थ जीवन और डिटैचमेंट यानी कि विच्छिन्नता, यानी कि आप अपनी लाइफ से, अपना जो गृहस्थ जीवन है उससे किस तरीके से डिटैच हो सकते हो, इसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो है डोमेस्टिक लाइफ और डिटैच लाइफ, यानी कि कोई भी इंसान क्या डोमेस्टिक लाइफ पालन करना है या फिर उसको डिटैच लाइफ पालन करना है, इसके ऊपर हिंदुइज्म का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बनता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं डोमेस्टिक लाइफ अच्छा है, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, आपको डोमेस्टिक लाइफ में कोई सुख नहीं मिलेगा, आपको डिटैच्ड लाइफ में ही सारे सुख मिलेंगे। आप अगर अकेले रहेंगे तभी आप बहुत ज़्यादा खुश रह सकते हो। लेकिन जो भी कश्मीरी पंडित है उनका कॉन्सेप्ट क्या है? उनका कॉन्सेप्ट है मेनली डोमेस्टिक लाइफ। वो लोग चूज़ करते हैं अपना डोमेस्टिक लाइफ कि हम अपना लाइफ अपने तरीके से जिएंगे और जो भी हमारा गृहस्थ जीवन होगा यही अपना सबसे बढ़िया लाइफ है, इसको ही पालन करना है। कश्मीरी पंडित जो अपना एवरीडे लाइफ है उसको ही सेंट्रल पॉइंट में रखकर
चीज़ों को समझते हैं, चीज़ों को उसी तरीके से काम करते हैं। उनका मेन फोकस ही होता है अपना एवरीडे लाइफ। वो लोग कहते हैं कि हम अपना जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसको अच्छी तरीके से निभाएंगे। अगर हम अच्छी तरीके से निभा पाए तभी हमारा लाइफ एक बेटर लाइफ बनेगा। और वो लोग गृहस्थ आश्रम को यानी कि गृहस्थ जीवन को ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। कश्मीरी पंडित को भट्ट भी कहा जाता है, यानी कि लर्न्ड पर्सन, जिसको बहुत ज़्यादा ज्ञान हो। ये कश्मीरी पंडित्स को हम बहुत सारे सब कास्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हम हर कास्ट में देखते अलग अलग डिवीज़न होता है, सेम कश्मीरी पंडित्स में भी बहुत सारे सब कास्ट्स होते हैं। अलग अलग सब कास्ट का अलग अलग तरीके का जीना होता है, लेकिन हर सब कास्ट में भी बहुत सारी चीज़ें कॉमन होता है जो टी.एन. मदन ने बताया है। कश्मीरी पंडित का जो भी पंडित कास्ट है ये उनको सिर्फ बाय बर्थ मिल सकता है। उनको कभी भी ये एक्वायर नहीं कर सकते, यानी कि किसी भी तरीके से आप उसको एक्वायर नहीं कर सकते। अगर किसी इंसान को किसी भी पंडित को पंडित बनना है तो उसको उसी कास्ट में जन्म लेना होगा। बाय बर्थ ही उसको पंडित कास्ट मिल सकता है, ऐसे और किसी तरीके से उसको नहीं मिल सकता। लेकिन उसका जो पंडित का जो स्टेटस है, जो आइडेंटिटी है पंडित का, वो ख़त्म हो सकता है बहुत सारे कारण के वजह से। अगर कोई इंसान उनका जो लाइफ स्टाइल है, ट्रेडिशनल लाइफ वे है, उसको पालन ना करे तो उनका पंडित का स्टेटस ख़त्म हो सकता है। अगर कोई भी पंडित मुस्लिम्स के साथ मैरिज करे या फिर उसके साथ खाना खाए या फिर रहे, अगर इस तरीके का काम करता है तो भी उसका जो पंडित स्टेटस है ये ख़त्म हो सकता है। ये जो डोमेस्टिसिटी एंड डिटैचमेंट है, यहाँ पर दो बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक है पेरेंटहुड और दूसरा है भट्टिल। पेरेंटहुड में क्या कहा जाता है कि कोई भी इंसान अगर पेरेंट बनेगा, उनके पेरेंटहुड के लाइफ के बारे में पंडित बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं। वो लोग कहते हैं कि जो भी पेरेंटहुड का लाइफ है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी कश्मीरी पंडित के लाइफ में। वो लोग बेयरनेस यानी कि जो भी बांझ है, बांझ लोगों के बारे में कुछ चीज़ें बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। वो लोग कहते हैं जो भी बांझ होता है वो एक फिजिकल डिफिशियंसी है, और ये किस वजह से आता है? ये आता है उसका कर्मिक कारण से। उसने पिछले जन्म में किस तरीके का काम किया है। अगर पिछले जन्म में उसने बहुत खराब काम किया है, पाप किया है, तभी उसको ये बेयरनेस मिलता है। ये सारे उसका कर्मिक कॉजेस है, जो पिछले जन्म में किया हुआ है या फिर अपनी बाकी जो उसने बिताई है लाइफ उसमें किया हुआ है। और उनमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है भट्टिल। भट्टिल क्या है मेनली? भट्टिल इज़ ए टोटल व्यू ऑफ लाइफ। जो भी कश्मीरी पंडित है उसका टोटल व्यू ऑफ लाइफ। यहाँ पर कुछ भी चीज़ें हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते, कुछ भी चीज़ें छोड़ नहीं सकते। ये उनका टोटल व्यू ऑफ लाइफ है। उनका हायरार्कियल जो उनका बर्थ से लेकर डेथ तक, सुबह से लेकर रात तक जो सारे काम करते हैं वो सारे चीज़ें इस भट्टिल में इंक्लूडेड होते हैं। उनका जो पर्पस ऑफ लाइफ है, अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ है, वो भट्टिल है। मतलब वो लोग कहते हैं कि हम अपना लाइफ जो है ये टोटल व्यू के नज़रिए से देखते हैं, यानी कि हमारा टोटल लाइफ किस तरीके का होगा उनमें उनका फोकस होता है। वो लोग इसलिए चाहते हैं कि हर जो मोमेंट है उसको अच्छी तरीके से निभाए, और उनका जो काम दिया है गया है उनको पूजा करने का, वो सारे चीज़ें अच्छी तरीके से निभाए। कश्मीरी पंडित्स कंसिडर द भट्टिल वे ऑफ लाइफ एज द मोस्ट सुपीरियर वे ऑफ लाइफ, यानी कि उनका जो भट्टिल लाइफ है, जो टोटल व्यू ऑफ लाइफ है, इनको ही सुपीरियर वे ऑफ लाइफ मानते हैं। उनके हिसाब से जो भी हमारा फिजिकल सेल्फ है, यानी कि हमारा ये शरीर है, ये उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उनके लिए उनका जो इनर सेल्फ है, यानी कि आत्मा, यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो लोग कहते हैं कि ये जो आत्मा है ये ख़त्म नहीं होता है,
लेकिन हमारा जो फिजिकल सेल्फ है यानी कि ये देह, मानव देह, ये ख़त्म हो जाता है। इसलिए वो लोग कहते हैं कि हमारा इनर सेल्फ ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसको अच्छा रखना ही हमारा मेन काम होता है। ये कश्मीरी पंडित्स बहुत सारे लाइफ साइकिल रिचुअल्स करते हैं, यानी कि वो लोग बर्थ से लेकर डेथ तक बहुत सारे रिचुअल्स को मानते हैं। बहुत सारे चीज़ें क्रोनोलॉजिकली सेट किया गया है कि कौन सी चीज़ के बाद कौन सी चीज़ करना है। पहले जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है, फिर 11th डे को उसका प्यूरिफिकेशन होता है, यानी कि उसको प्यूरिफाई किया जाता है। जब भी कोई जन्म लेता है तो सोचा जाता है कि वो इम्प्योर है। 11th डे के बाद ही, रिचुअल्स के बाद, जब भी उसको रिचुअल परफॉर्म किया जाता है कुछ, उसके बाद ही वो प्यूरिफाई होता है। फिर पहले सॉलिड मील यानी कि पहला खाना खाने के लिए वो लोग एक रिचुअल परफॉर्म करते हैं, उसको कहा जाता है अन्नप्राशन। अन्नप्राशन में वो लोग अपने बच्चे को कुछ रिचुअल्स के द्वारा पहला सॉलिड मील यानी कि पहला खाना खिलाते हैं, जैसे कि रोटी या फिर भात, ये सारे चीज़ें वो लोग खिलाते हैं। फिर रिचुअल्स परफॉर्म्ड एट द फर्स्ट टेन्योर ऑफ द चाइल्ड, यानी कि पहला जो मुंडन होता है उसमें भी बहुत सारे रिचुअल का पालन किया जाता है, इसको कहा जाता है जराकशाई। फिर होता है उनका योजन पविता। योजन पविता में वो लोग एक थ्रेड सेरेमनी करते हैं, यानी कि जो भी कश्मीरी पंडित है उनको एक, जो लड़के होते हैं उनको एक थ्रेड दिया जाता है जिसके मिलने के बाद ही वो पूजा कर सकता है। कोई भी इंसान अगर उसके पास वो थ्रेड ना हो यानी कि वो चीज़ ना हो तो वो पूजा नहीं कर सकता। इसलिए वो उसको जब भी थ्रेड मिलता है उसको योजना पविता रिचुअल से गुजरना होता है। फिर होता है रिचुअल एट द टाइम ऑफ मैरिज। मैरिज के टाइम में भी बहुत सारे रिचुअल किए जाते हैं। फिर आखिर में जब कोई इंसान मरता है तो भी क्रीमेशन के वक्त बहुत सारे रिचुअल्स किया जाता है। जब भी कोई इंसान मरता है तब रिचुअल किया जाता है, और मरने के बाद जब उसका देह को यानी कि शरीर को जलाया जाता है उसके बाद भी बहुत सारे रिचुअल्स, पोस्ट मोर्टम राइट्स किए जाते हैं। कश्मीरी पंडित के हिसाब से जो भी नित्य कर्म है वही उनका मेन फोकस होता है। उनके लाइफ में जो भी नित्य कर्म है वो ही मेन फोकस का कारण है। उनके लाइफ साइकिल में बहुत सारे रिचुअल्स पालन करते हैं, लेकिन उनमें से उनका नित्य कर्म यानी कि एवरीडे लाइफ जो होता है वो ही इम्पोर्टेंट होता है। कश्मीरी पंडित्स का जो लाइफ है ये एक मोरलिस्टिक होता है, यानी कि मोरली हाई होता है। वो लोग चाहते हैं कि वो सारे अच्छे काम करे, कोई भी बुरा ना काम करे। उनका पूरा लाइफ गुड कर्म मतलब अच्छा कर्म और धार्मिक प्रिंसिपल के ऊपर ही बेस्ड होता है। वो लोग अच्छे कर्म, जो सारे चीज़ों को अच्छे कर्म कहते हैं उसको ही मानते हैं, और वो धर्म में कौन सी चीज़ों को बताया गया है उसको ही पालन करने का कोशिश करते हैं। कश्मीरी पंडित कभी भी सन्यासी लाइफ के ऊपर बिलीव नहीं करते हैं, यानी कि गृहस्थ आश्रम छोड़ने को वो लोग कभी भी गुरुत्व नहीं देते। वो लोग कहते हैं कि जो भी लाइफ है हमारा वो ही मेन लाइफ है, हम सन्यासी लाइफ कभी भी चूज़ नहीं कर सकते। सन्यासी लाइफ उनके हिसाब से कोई अच्छा लाइफ नहीं होता है। इसलिए वो लोग अपना जो मैरिड लाइफ है उसमें ही यानी कि गृहस्थ आश्रम में ही ज़्यादा अपना गुरुत्व देते हैं और उसको ही पालन करने की कोशिश करते हैं। वो लोग अपना गृहस्थ आश्रम में रहते हुए धर्म और जो भी चीज़ें हैं हाउस होल्ड में किया जाता है उससे ही खुश रहते हैं और उससे ही जीना चाहते हैं। अब देखते हैं कश्मीरी पंडित्स का कॉन्सेप्ट ऑफ एस्पिशियसनेस एंड प्योरिटी। एस्पिशियसनेस यानी कि शुभ, जो सारे चीज़ें शुभ है, शुभ यानी कि अच्छा। बहुत सारी चीज़ें कश्मीरी पंडित के अकॉर्डिंग अच्छा है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अशुभ है। वो लोग चाहते हैं कि अपना सारा चीज़ें शुभ के हिसाब से करें। शुभ यानी कि कोई भी अच्छा इवेंट, जैसे किसी का जन्म होना, किसी का मैरिज होना, थ्रेड सेरेमनी होना, जो भी हम लाइफ साइकिल में रिचुअल्स देखते हैं, ये सारे चीज़ें शुभ कर्म होते हैं, शुभ काम होते हैं। इसको ही वो लोग एस्पिशियस मानते हैं।
उनके हिसाब से बहुत सारे ग्रह हैं जो शुभ होते हैं और बहुत सारे ग्रह ऐसे होते हैं जो अशुभ है। उनके हिसाब से 9 ग्रह है और इन नए 9 ग्रह में से बृहस्पति, चंद्रमा और शुक्र जो है वो शुभ ग्रह माना जाता है और जो बुध होता है वो न्यूट्रल ग्रह होता है। फिर देखते हैं हमारा कश्मीरी पंडित का लिविंग एंड डाइंग का कॉन्सेप्ट, यानी कि वो लोग जीते हुए कौन सी चीज़ को पालन करते हैं और मरने के बाद कौन सी चीज़ों को मानते हैं। इनका लाइफ में जो लिविंग एंड डाइंग का जो कॉन्सेप्ट है ये इंटरकनेक्टेड है, ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है कि किसी को मौत मिलेगी तो किस तरीके का मौत मिलेगी ये उसका लाइफ के ऊपर बेस्ड है। ये जो किसी का अगर मौत होती है यानी कि डेथ होती है तो वो लोग कहते हैं कि ये जो डेथ है उसका टोटलिटी ऑफ लाइफ के बारे में बताता है कि उसने सारे जीवन में क्या क्या काम किए हैं, कौन सा काम अच्छे किया है या फिर काम ज़्यादा बुरे किए हैं, ये सारी चीज़ें हम बता सकते हैं उसके मरने के बाद ही। वो किस तरीके से उसका डेथ हुआ है और वो कौन सी फिजिकल स्टेट्स में है। कश्मीरी पंडित के हिसाब से जो भी एक अच्छा लाइफ है, अल्टीमेट लाइफ है, क्रिटिकल साइन है गुड लाइफ का, ये होता है उसका डेथ। कोई भी इंसान किस तरीके से डेथ पाता है, उसका डेथ का मैनर क्या है, इसके हिसाब से ही बताया जा सकता है कि उसका लाइफ अच्छा था या कि फिर बुरा था। जो भी गुड डेथ है यानी कि अच्छा अगर किसी की मौत है तो उसको किस तरीके से डिफाइन किया जाता है कश्मीरी पंडित्स के लाइफ में। अगर कोई भी इंसान एक अच्छी जगह पर मरे, गुड प्लेस यानी कि वो उसका घर भी हो सकता है, एक गुड एंड एस्पिशियस टाइम, अच्छे समय पर, और उसका एक अच्छा फिजिकल स्टेट यानी कि वो जब भी मरेगा उसका शरीर एक अच्छी कंडीशन में होगा। अगर ये सारे चीज़ें हो तो उसको ही कहा जाएगा एक गुड डेथ। और जो भी बैड डेथ है वो है जब वो एक खराब सिचुएशन में होगा, वो एक अच्छी जगह पे नहीं होगा, वो एक खराब फिजिकल स्टेट में यानी कि उसका शरीर एक बहुत खराब पोजीशन में होगा, इस तरीके का मौत होती है तो उसको कहा जाता है बैड डेथ। ये बैड डेथ क्यों होता है? उनका मानना है कि ये बैड डेथ होता है उसका प्रीवियस लाइफ के हिसाब से, उसने अपने लाइफ किस तरीके से जी है इसके हिसाब से ही उसका डेथ डिसाइड होता है। अगर वो बुरे कर्म करेगा तो उसको एक बैड डेथ मिलेगा यानी कि खराब मौत मिलेगी। वो लोग कलेक्टिव डेथ को यानी कि एक साथ इकट्ठा होकर बहुत सारे लोगों की मौत को कहा जाता है प्रलय। प्रलय बहुत सारे कारण से आ सकता है, जैसे भूकंप आ गया या फिर सुनामी आ गई या फिर कोई तूफान आ गया। इस तरीके का अगर कलेक्टिव डेथ हो, बहुत सारे लोग एक साथ मरे, तो उसको कहा जाता है प्रलय। उनके हिसाब से, कश्मीरी पंडित्स के हिसाब से, किसी भी तरीके का चीज़ों को मारना अलाउड नहीं है। वो लोग किसी भी चीज़ों को मारने के खिलाफ होते हैं। वो लोग कहते हैं कि ये एक क्राइम है और सबसे बड़ा जो क्राइम है वो किसी एक ब्राह्मण को मारना। ऐसे तो सारे चीज़ों को मारना ही क्राइम होता है, लेकिन कोई भी कोई भी ब्राह्मण को मारना एक बहुत ही बड़ा क्राइम होता है। इसको कहा जाता है ब्रह्म हत्या। ये एक इक्विवेलेंट है किलिंग ऑफ ए काउ, यानी कि किसी भी काउ को मारना यानी कि गाय को मारना और एक ब्राह्मण को मारना समान है, क्योंकि वो लोग जो काउ होता है यानी कि गाय होता है इसको बहुत ज़्यादा पूजते हैं, इसको भी बहुत ऊपर मानते हैं, इसलिए इन दोनों को मिलाया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे रिचुअल्स परफॉर्म किया जाता है जब भी कोई इंसान को डेथ मिलता है, यानी कि कोई भी इंसान के मौत के बाद भी बहुत सारे रिचुअल्स पालन किया जाता है। कश्मीरी पंडित्स मानते हैं जो भी इंसान का डेथ हुआ है वो उसका जो आत्मा होता है वो इमीडिएटली रिलीज नहीं होता है, वो फ्री नहीं होता। उसका जो फिजिकल स्टेट है वो फ्री होता है, लेकिन उसका जो आत्मा होता है वो फ्री नहीं होता है। वो 11 डे तक, मतलब 11 दिनों तक
प्रेता बन के घूमता रहता है, यानी कि वो घोस्ट बन के घूमता रहता है। और 11th डे के बाद जो रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं उसके बाद ही उसको मुक्ति मिलता है। अगर वो रिचुअल्स पालन ठीक ठाक करके पालन नहीं किया जाए तो उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। जब उसको मुक्ति मिलेगी तभी वो पितृ बनेगा। आज के इस क्लास में मैंने कोशिश की है कि टी.एन. मदन के नॉन रिनाउंसिएशन बुक में जो सारे कॉन्सेप्ट लिखे हैं कश्मीरी ब्राह्मण्स के रिगार्डिंग, ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से कवर किया जाए। यहाँ पर आप लोग बहुत सारे टॉपिक्स देख सकते हैं, जो सारी चीज़ें मैंने करवाए हैं। एग्ज़ाम में ये सारे चीज़ों को अलग अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने नोट्स थोड़े बड़े बड़े बनाए हैं ताकि आप लोगों को चीज़ों को समझने में आसानी हो। अगर आज का क्लास अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।